प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ने वाले हैं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय राजवंश को पढ़ा है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसका उदय हम लोग देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में ही उदय हुआ है और उनका विकास उन्हीं आसपास क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को हम लोग देखेंगे साथियों। तो छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय राजवंश है उसकी अगर बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र अलग था और दक्षिण कोसल क्षेत्र अलग था। कोटपाट की संधि से पहले बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। जब कोटपाट की संधि हुई तब बस्तर क्षेत्र शामिल हुआ। तो बस्तर का अलग ही राजवंश हम लोग पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ का हम लोग अलग ही राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रीय वंश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश की बात की जाए तो इस क्षेत्रीय राजवंश को हम लोग छत्तीसगढ़ में दो भाग में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिसमें से अगर देखें तो एक हम लोग देखेंगे जी दक्षिण कोसल का, दक्षिण कोसल का राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश ना। वही अगर देखें दूसरा तो दूसरा हमें देखने को मिलेगा बस्तर क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र का राजवंश, बस्तर का राजवंश, बस्तर का राजवंश। तो देखिए जी, दक्षिण कोसल के अंतर्गत कौन कौन से वंश शासन किए हैं हमारे यहाँ पे। तो दक्षिण कोसल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत बहुत सारे राजवंश आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपको देखने को पड़ेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा है? राजर्षि तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य, राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, पहला है कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है जी, कौन सा है? राजर्षि तुल्य वंश, पहला हो गया। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है वो है पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। ठीक है साथियों, तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा सरकपुरी वंश। कौन सा वंश? सरकपुरी वंश, सरकपुरी वंश। कौन सा है? सरकपुरी वंश। ठीक है, इसके बाद आपका देखने को मिल जाता है दुर्ग क्षेत्र में शैल वंश। शैल वंश के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि शैल वंश कौन से क्रम का है। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है शैल वंश। शैल वंश उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगला वंश पढ़ेंगे हम लोग पांडु वंश। कौन सा वंश? पांडु वंश पढ़ेंगे जी। पांडु वंश कह सकते हैं या फिर इसी को ही हम लोग सोन वंश कह सकते हैं। कौन सा वंश? पांडु वंश या सोम वंश कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बाण वंश। कौन सा वंश? बाण वंश। बाण वंश के अलावा एक और क्षेत्रीय राजवंश है जो कि हम लोग आधुनिक इतिहास सॉरी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो है फड़ी नाग वंश। कौन सा है? फड़ी नाग वंश। चलिए भाई इसको भी लिख लेते हैं, तो फड़ी नाग वंश, फड़ी नाग। ठीक है, फड़ीनाग वंश आप लोगों को पढ़ना है, ये है क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, जिसमें से देखें तो ये एक क्रम में है, एक क्रम है जिसमें से राजर्षि तुल्य वंश की अगर मैं बात करूं तो राजर्षि तुल्य की जानकारी आपको देखने को मिलेगा चौथी सदी से लेकर 5वीं सदी तक हमारे छत्तीसगढ़ में यह शासन किए हैं। राजर्षि तुल्य वंश के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलता है। कौन से? चौथी से 5वीं सदी तक, चौथी से 5वीं सदी तक आपको एक राजवंश देखने को मिलेगा जिस राजवंश का नाम है राजर्षि तुल्य वंश। पर्वत द्वारक वंश की अगर मैं बात करूं तो पर्वत द्वारक वंश आपको 5वीं सदी में देखने को मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुछ समय के लिए शासन किए थे जी। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश जो कि देवभोग क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकपुरी वंश की अगर मैं बात करूं तो सरकपुरी वंश को अगर देखें तो इनका अगर देखें तो 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक ये शासन करेंगे। कब से कब तक?
5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक ये शासन करेंगे। इसके अलावा सेल वंश की बात की जाए तो सेल वंश कब आते हैं जी? 7वीं सदी में आते हैं और 8वीं सदी तक ये भी शासन करते हैं। 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक ये शासन करते हैं। इसके बाद पांडु वंश की अगर मैं बात करूं तो पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश, उड़ीसा के सोमवंश और उसके बाद कांकेर के सोमवंश आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 वंश 4 शाखाओं में देखने को मिलेगा। कौन सा? पांडु वंश के, पांडु वंश या सोमवंश, है ना। 4 शाखा देखने को मिलेगा जिसका प्रारंभ होता है कब से? तो इनका प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा 5वीं सदी से लेकर मध्यकालीन इतिहास। कांकेर के सोमवंश हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं 1300 ईस्वी से लेकर 14 सदी तक। ठीक है, 13 से 14 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं, मतलब 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इनका आपको अलग अलग क्षेत्रों में क्या देखने को मिलेगा? शासन देखने को मिलेगा जी। ठीक है, वही अगर बाण वंश की अगर मैं बात करूं तो बाण वंश कम समय के लिए शासन करते हैं, जिस जो कि 9वीं सदी में शासन करता है जी। वही फड़ी नागवंश की अगर मैं बात करूं तो फड़ी नागवंश 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक क्या करता है? शासन करता है। कब से कब तक? 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक ये शासन करता है जी। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो देखिए, ये फड़ी नागवंश को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये जो देखने को मिल रहा है पांडु वंश, कौन सा वंश? पांडु वंश। ये पांडु वंश जो दिखने को मिल रहा है इनकी भी 4 शाखा है जी। पांडु वंश की भी आपको 4 शाखा देखने को मिलेगा। कितनी शाखा? 4 शाखा देखने को मिलेगा। अब वो 4 शाखा कौन कौन सा है जी, इसे हम लोग देखते हैं। एक शाखा आपको देखने को मिलेगा मैकल पर्वत श्रेणी में, तो मैकल के पांडु वंश कहलाएगा। कौन सा वंश? मैकल के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश। इसके अलावा आपको सिरपुर क्षेत्र में आ जाएगा तो सिरपुर के पांडु वंश। कौन सा था? सिरपुर के, सिरपुर के पांडु वंश। अब तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? वो है उड़ीसा का, उड़ीसा का सोमवंश। कौन सा? उड़ीसा का, उड़ीसा का सोमवंश, सोमवंश। ठीक है, वही आपको देखने को मिलेगा कांकेर का सोमवंश। कौन सा वंश? कांकेर का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। ठीक है, तो पांडु वंश की 4 शाखा देखने को मिलेगा। एक तो मैकल का पांडु वंश, कौन सा? मैकल का पांडु वंश, जिसकी आपको देखने को मिलेगा 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक ये शासन करेंगे साथियों। इसकी जानकारी देखने को मिलेगा। सिरपुर के पांडु वंश की बात की जाए तो ये 6वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक ये भी शासन करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा के अगर देखें तो उड़ीसा के जो सोमवंश है ये 9वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक, 9वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक ये शासन करेंगे। और 11वीं सदी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 11वीं आ जाएगा जी, 10वीं नहीं 11वीं है। ठीक है, 11वीं सदी तक देखने को मिलेगा। कांकेर का सोमवंश की अगर मैं बात करूं तो कांकेर का सोमवंश आपको 13वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक आपको इनका शासन काल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है दक्षिण कोसल का, हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पहले तो नहीं था जी, कोट पाट की संधि से पहले बस्तर इनका हिस्सा नहीं था, तो अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। अब बस्तर का आ जाते हैं हम लोग। कौन सा? बस्तर का क्षेत्रीय राजवंश पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कौन सा वंश पढ़ चुके हैं? तो बस्तर के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत अगर देखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सा वंश जी? हम लोग पढ़े हैं, एक तो पढ़े हम लोग कौन सा वंश? एक हम लोग पढ़े कौन सा वंश? नल वंश। कौन सा वंश? नल वंश। नल वंश को हम लोग पढ़ चुके हैं जी। क्षेत्रीय समकालीन जो वंश पढ़े हैं, गुप्त वंश, वाकटक वंश, उसमें हम लोग नल वंश को पढ़ रहे हैं। वो बस्तर क्षेत्र का है क्षेत्रीय राजवंश, जो कि इनका शासन काल आपको देखने को मिलेगा 14वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक देखने को मिलेगा। सॉरी 14वीं बोल दिया हूं, सॉरी, 4थी सदी से लेकर 12वीं सदी तक आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा राजवंश आपको देखने को मिलेगा छिंदक नागवंश। कौन सा? छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, ये जो छिंदक नागवंश है इसका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक। कब से कब तक? 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इनका शासन अवधि देखने को मिलेगा। वही अगर बात की जाए काकती वंश की, तो काकती वंश वैसे तो वारंगल से थे, वारंगल से आए थे, लेकिन उसको भी याद रख लीजिए। ठीक है,
तो वारंगल से आए थे, तो काकतीय वंश यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि अभी वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है जी, काकतीय वंश। ये जो काकतीय वंश है, इनका आपको देखने को वंशज अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक आपको देखने को मिला है जी, ठीक है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्षेत्रीय राजवंश, जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। काकतीय वंश को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे जी? आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भी और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कलचुरी वंश को पढ़ेंगे, जो कि कहां से आएगा जी? मध्य प्रदेश से आएगा, है ना, तो वहां से आएगा तो उसको हम लोग याद करेंगे जी, जो कि छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत उनको देखने को हम लोगों को मिलेगा जी, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो ये जो राजवंश है, ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शासन किए हैं, किस क्षेत्र में शासन किए हैं, अगर इसको देखें तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग राजर्षि तुल्य वंश की। किसकी बात करेंगे? राजर्षि तुल्य वंश की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं जी। पहला हम लोग देख, चलिए इसी में देख लीजिए, पहले कहाँ जाओगे, यहीं पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? मैकल पर्वत है। क्या है? मैकल पर्वत है। तो मैकल पर्वत है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मैकल के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही पास आपको, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा देवभोग क्षेत्र में कौन सा? पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। कौन सा देखने को मिलेगा? पर्वत द्वारक वंश देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सिरपुर का, सिरपुर का, सिरपुर का पांडु वंश, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कांकेर का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। और यहाँ पे उड़ीसा है, तो यहाँ पे उड़ीसा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का, उड़ीसा का सोमवंश, ठीक है जी, ये याद रख लीजिए। इसके अलावा आपको और देखने को मिलेगा जी, वो कौन सा है? इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बाण वंश, पाली का बाण वंश, बाण वंश हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? ये जो सरपपुर वाले हैं, जो सारंगढ़ है और संबलपुर, इस वाले क्षेत्र में आपको सरपपुरी वंश, सरपपुरी वंश देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को और क्या मिलेगा जी? आपको देखने को मिलेगा राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य वंश देखने को मिलेगा जी, जो कि इनकी राजधानी आपको देखने को क्या मिलेगा? आरंग। कौन सा देखने को मिलेगा? आरंग। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य वंश। इसके अलावा दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा, दुर्ग क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा उस वंश का क्या नाम है जी? तो इस वंश का नाम है शैल वंश। कौन सा वंश? शैल वंश, ठीक है साथियों, ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद रखना है जी? इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? तिरपुर का हो गया, पांडुवंश ये हो गया, सब हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा आते हैं जी? इसके बाद आते हैं फड़ी नागवंश, जो कि कवर्धा में ही है। कौन सा है? फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश। इसके अलावा और क्या है जी? इसके अलावा बाणवंश भी हो गया, ठीक है। इतने को ही हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग नलवंश पढ़ते हैं, जो कि पुष्करी और कोरापुट क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा नलवंश, नलवंश। इसके अलावा हम लोग और कौन सा वंश पढ़ते हैं? इसके अलावा हम लोग छिंदक नागवंश पढ़ते हैं। कौन सा वंश पढ़ते हैं? छिंदक, छिंदक नागवंश। और इस छिंदक नागवंश को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा वंश? पढ़ते हैं काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश पढ़ते हैं जी। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अब कलचुरी वंश को। कौन सा वंश को पढ़ेंगे जी? कलचुरी वंश को पढ़ेंगे, जो रतनपुर में आएगा।
पहले तो वो आक्रमण करेगा, कौन सा, कहाँ पे आक्रमण करेगा, बाणवंशी ऊपर आक्रमण करेगा। उसके बाद वो क्या क्या करेंगे जी, अपनी राजधानी को परिवर्तन कर देंगे। राजधानी तो वो रहेगा ही नहीं, सीधा सीधा चले जाएंगे रतनपुर। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी वंश मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। तो इस वंश के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत और कौन सा आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, ये जो दिख रहा है कांकेर का सोमवंश, ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा छिंदक नागवंश और काकती वंश को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फड़ी नागवंश को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन से वंश को पढ़ेंगे जी, इसके अलावा बाकी सबको हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहां से, राजर्षि तुल्य वंश से। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा, क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में यहां तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए भाई हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा वंश, राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश। ठीक, ये जो राजर्षि तुल्य वंश है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। अब ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, तो इनका कोई ना कोई प्रमाण मिला होगा कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश है करके। छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या फिर स्थानीय, स्थानीय राजवंश है। इनका प्रमाण कौन देता है जी, तो इनका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा क्या, तो इनका प्रमाण आपको, इनका साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। पहला कौन सा, पहला साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा जी, साक्ष्य है, साक्ष्य नंबर पहला कौन सा, खारवेल के, खारवेल के हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख से पहला ये साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य आपको नजर आएगा वो कौन सा है जी, वो नजर आपको एमपी ग्राफी का इंडिका में, कौन से, एमपी ग्राफी का इंडिका में देखने को मिलेगा जी, एमपी ग्राफिका इंडिका में, इंडिका में। ठीक है, ये किसकी है ये, तो जेम्स ब्रगेस के हैं। किसका है, जेम्स ब्रगेस का है, जिसको प्रोफेसर, पंडित नहीं कह सकते उसको, प्रोफेसर हीरालाल ने पढ़ा है जी। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस क्षेत्रीय राजवंश का पूरा पूरा राजवंश बता देता है, वो है आरंग ताम्रपत्र। किसके, भीमसेन के, भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र इसमें जानकारी देता है जी। एक राजर्षि तुल्य वंश है, उसके बारे में सिर्फ एक ही आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की पूरी जानकारी हमें देखने को मिलता है। इसमें ये बताते हैं, ये आरंग ताम्रपत्र बताता है कि मैं आरंग ताम्रपत्र, मुझे लिखवाने वाला मेरा स्वामी का नाम है भीमसेन। कौन सा है, भीमसेन है, जो कि अपने शासन काल के दौरान, जो कि अपने शासन काल के दौरान अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में भोप स्वामी और हरि स्वामी को दोंडा में स्थित एक गांव है, जो कि है भट्टकालिका नामक गांव, उसको दान में दिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ बताता है, क्या बताता है जी, इसमें यह बताते हैं कि ये जो दिखाई देती है, ये जो आरंग ताम्रपत्र, कौन सा, ये जो आरंग ताम्रपत्र दिखाई देता है, उसमें तिथि आपको नजर आएगा कब, इसमें तिथि दो देखने को मिलता है। इसमें से एक आपको देखने को मिलेगा 182, 181 पहले है, 181 पहले देखेगा और 182 देखने को मिलेगा। कौन सा है, 181 देखने, सॉरी 181 बोल रहा हूं, 200, दो, ये हाँ ठीक है, 182 है, 182 एक है और दूसरा है 282, 182 और 282 है।
कौन सा है 182 और 282 आपको देखने को मिलेगा। दोनों में गुप्त संवत लिखाया है। इन दोनों में क्या लिखा है? इन दोनों में गुप्त संवत है, गुप्त संवत है। मतलब ये जो गुप्त संवत है ये तो फिक्स है कि ये है गुप्त संवत, मतलब यह गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, ये आपको पता हो गया जी। इसके अलावा आपको और क्या पता चला कि ये जो दो शब्द दो हैं, दो अक्षर हैं, दो डिजिट है, ये दोनों सेम है। शुरू का है जिसमें से आपको सही से दिखाई नहीं पड़ता, जिसमें कई इतिहासकार मानते हैं कि यह 282 है, तो कई इतिहासकार मानते हैं 182 है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये दो तिथि आपको याद रखना है जी। ठीक है, एक बात इससे स्पष्ट है कि यह गुप्त संवत का प्रयोग करते हैं, मतलब यह दर्शाता है कि यह राजर्षि तुल्यवन की अधीनता, सॉरी, यह गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, इतना आपको पता हो गया जी। ठीक है, चलिए भाई, ये जो आरंग ताम्रपत्र है ये क्या कहते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ये जो, हाँ, इससे पहले और देख बता दूं कि ये जो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख है, एम्पिग्राफी का इंडिका है, इसमें किस प्रकार के वर्णन आपको देखने को मिलता है, तो इसमें किसके बारे में देखने को मिलेगा? राजर्षि तुल्यवंश के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। जिसमें हाथी गुफा अभिलेख में क्या बताते हैं जी? हाथी गुफा अभिलेख में यह बताता है कि यहाँ पे जो राजर्षि तुल्यवंश है उसमें से ये अभिलेख में यह लिखा है राजर्षि वन, राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखाया है। क्या लिखा गया है? सॉरी, राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखाया हुआ है। ये किसमें लिखाया है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में लिखाया गया है, जिसे ही राजर्षि तुल्य वंश कहा गया है। ये खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में है जी। ठीक है, इसके अलावा जेम्स ब्रिगेस के एम्पिग्राफी का इंडिका में भी इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको पढ़ा है प्रोफेसर हीरालाल ने। ठीक है साथियों, चलिए अब आते हैं हम लोग कहां पे? आरंग ताम्रपत्र में। और आरंग ताम्रपत्र में क्या देखने को मिलता है जी? तो आरंग ताम्रपत्र में पूरे वंशज के वंशज क्रम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये जो वंश है इसमें ये कहेगा, ये जो आरंग ताम्रपत्र है वो कहता है कि मैं भीमसेन द्वितीय हूं और मैं अपने वंश का अंतिम शासक हूं। क्या कहेगा? मैं भीमसेन द्वितीय हूं, भीमसेन द्वितीय हूं और मैं अपने वंश का अंतिम शासक हूं, और मैं अपने वंश का अंतिम शासक हूं। कौन कहता है जी? ये कहता है भीमसेन द्वितीय कहता है। किसमें कहता है? आरंग ताम्रपत्र में कहता है। ठीक है, और ये बताता है कि ये जो भीमसेन द्वितीय है इसमें कहता है कि मैं भीमसेन द्वितीय हूं, मैं राजा हूं और मैं अपने वंश का लास्ट हूं, अंतिम शासक हूं, और मेरे पिता का नाम क्या है? दैत्य द्वितीय है। कौन सा नाम है? दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय है, द्वैत द्वितीय है। कौन सा है? दैत्य द्वितीय है। और मेरे पिता के पिता मतलब मेरे दादा का जो नाम है वो है भीमसेन प्रथम। कौन सा है? भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम है। और मेरे पिता का नाम क्या है? विभीषण है, बोलता है। ठीक है जी, इनके पिता का क्या नाम है? विभीषण। कौन सा नाम है? विभीषण, विभीषण। कौन सा नाम है? विभीषण नाम है। ठीक है, और उनके पिता का नाम है दैत्य प्रथम। कौन सा नाम है? दैत्य प्रथम है। ये कौन बोल रहा है जी? भीमसेन द्वितीय बोल रहे हैं आरंग ताम्रपत्र में। ठीक है, दैत्य प्रथम है करके बोल रहे हैं। ठीक है, और मेरे वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है सूरा, जो कि दैत्य प्रथम का पिता है। क्या नाम बता दिया जी संस्थापक का? सूरा नाम बता दिया, सूरा। क्या नाम है? सूरा, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य या सूरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है जी? ये संस्थापक है, संस्थापक है किस वंश का? सरकपुरी, सॉरी, राजर्षि तुल्य वंश का। किस वंश का? राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक कौन है? सूरा है। ये कौन कह रहा है? भीमसेन द्वितीय। ये बोल रहे हैं किसके अनुसार? आरंग ताम्रपत्र के अनुसार बोल रहे हैं। तो जो राजर्षि तुल्य वंश है उसका संस्थापक कौन है? सूरा है। इस वजह से इस वंश का अन्य नाम पड़ा है, वो है सूरा वंश।
कौन सा वंश है? सूरा वंश है, सूरा वंश। कौन सा वंश है जी? सूरा वंश। ठीक है, ये आपको पता चल गया जी। ठीक है साथियों, तो ये जो भीमसेन द्वितीय है ये अपने एक ताम्रपत्र के ही अंतर्गत संपूर्ण राजवंश को यहाँ पे खत्म कर देता है जी। कौन करता है? भीमसेन। तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या? तो आपको देखने को मिलेगा जो राजर्षि तुल्य वंश है इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा आरंग ताम्रपत्र से, खारवेल के गुम्फा से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एमपी ग्राफिका इंडिका से देखने को मिलेगा। इसमें ये बताएंगे कि ये जो राजर्षि तुल्य वंश है, कौन सा? ये जो राजर्षि तुल्य वंश है, राजर्षि राजर्षि तुल्य वंश है, यह एक समय में शासन कर रहा था। उस शासन अवधि का क्या नाम है? शासन अवधि। उस शासन अवधि का क्या नाम है? तो उस शासन अवधि का आपको देखने को मिलेगा, शासन अवधि देखने को मिलेगा क्या? शासन काल इनका क्या है? तो 5वीं सदी से लेकर यह 6वीं सदी तक ये क्या करेंगे? ये करेंगे शासन। किस क्षेत्र में शासन करेंगे? जिस क्षेत्र में शासन करेंगे वह उनकी क्या होगी? राजधानी होगी। तो इनकी राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगा जी? ये किस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, किस क्षेत्र से इनका आपको देखने को मिलेगा? ताम्रपत्र आरंग से। तो इनकी राजधानी क्या होगी? आरंग होगा। और आरंग कहाँ पे है? आरंग है रायपुर पे। कहाँ पे है? रायपुर पे है जी। तो इनकी जो राजधानी रहेगा वो आरंग में होगा, रायपुर होगा। ठीक है, संस्थापक कौन है इस वंश का? तो संस्थापक आपको पता चला है अभी अभी, वो है सूरा। कौन सा है? सूरा है जी। ये सूरा क्या है? संस्थापक है। ठीक है, ये आपको पता चल गया जी। और इनका इस इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो अंतिम शासक आपको याद रखना है भीमसेन द्वितीय। कौन सा है? भीमसेन द्वितीय है। कौन सा है? भीमसेन द्वितीय है। इस वंश को अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा? सूरा वंश। कौन सा वंश? सूरा वंश देखने को मिलेगा, सूरा वंश। देखिए जी, मैं आपको देखने को मिला ये सूरा, सूरा को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सूरा वंश। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा वंश? सूरा राजवंश के नाम से यह उल्लेखित है जी। और ये जो सूरा राजवंश है यह राज्य योगी है जी। ये अपने आप को एक उपाधि देते हैं। क्या देते हैं? उपाधि। और ये जो उपाधि है ये क्या रहेगा जी? ये जो उपाधि रहेगा ये रहेगा कौन सा? राज्य योगी का। क्या रहेगा? राज्य योगी का उपाधि रहेगा। कौन सा? राज्य योगी का। और अपने आप को स्वयं को महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। तो स्वयं को क्या कहेंगे जी? तो स्वयं को महाराज कहेंगे, स्वयं को महाराज। ये है। इसके अलावा और क्या है साथियों? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इनकी मुद्रा। क्या देखने को मिलेगा? इनकी मुद्रा देखने को मिलेगा। इनकी जो मुद्रा है उसमें आपको चित्रण देखने को मिलेगा। वो क्या रहेगा? वो रहेगा सिंह की। किसकी रहेगा जी? सिंह की। सिंह का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके जो समकालीन वंश होंगे उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, समकालीन वंश के अंतर्गत, समकालीन वंश, इस समकालीन वंश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा सरकपुरी, सरकपुरिया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो है शैल वंश। कौन सा है? शैल वंश है जी। इसके अलावा पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, चलिए भाई, यही तक आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत राजर्षि तुल्य वंश के अंतर्गत इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, इससे बाहर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है राजर्षि तुल्य वंश के अंतर्गत। तो अगला जो राजवंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? वो पढ़ेंगे पर्वत द्वारक वंश। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश जी। ठीक है, तो चलिए भाई पर्वत द्वारक वंश को प्रारंभ करते हैं। पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, पर्वत द्वारक राजवंश को पढ़ते हैं। ये जो पर्वत द्वारक वंश है इसका शासन काल आपको कब कब देखने को मिला था जी? पहले ही स्लाइड में मैं बता दिया था, 5वीं सदी। कौन से सदी? शासन काल क्या है? तो इनका शासन काल आपको देखने को मिला है क्या जी? तो 5वीं सदी है। कौन सा है? 5वीं सदी है।
ठीक है, कौन सा सदी है? 5वीं सदी है। और किस क्षेत्र में यह शासन करते थे? शासन क्षेत्र क्या है? तो इनका शासन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा देवभोग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? देवभोग क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ये जो देवभोग क्षेत्र है, देवभोग क्षेत्र है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये गरियाबंद, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है जी। इस जिले के अंतर्गत गरियाबंद, गरीबंद हो गया ये तो, गरियाबंद किस जिले के अंतर्गत आता है? गरियाबंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस वंश की जानकारी आपको कहां से देखने को मिलेगा? इस वंश की जानकारी साक्ष्य कहां से देखने को मिलेगा? तो इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कहां से? तो इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा राजा तुष्टिकर का, राजा तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र। किसका जी? राजा तुष्टिकर, तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र, 13 सिंह ताम्रपत्र। 13 सिंह ताम्रपत्र में एक वंश की जानकारी मिलते हैं, वो वंश है पर्वत द्वारक वंश, जिसमें ये बताता है कि मेरा जो हमारे वंश का है, हमारे वंश का जो कुल देवी है, हम लोग उपासक हैं एक देवी का जिसका नाम है स्तंभेश्वरी देवी। कौन सा नाम है जी? उपासक किसका है? तो उपासक आपको देखने को मिलेगा स्तंभदेश्वरी, स्तंभ स्तंभदेश्वरी। कौन सा है? स्तंभदेश्वरी। इनका क्या है? इनका उपासक है जी। ठीक है, जो कि शासक के बारे में आपको जानकारी देगा। कितने शासक के बारे में आपको जानकारी देगा? तो शासक के रूप में आपको याद रखना है 2 ही शासक। एक शासक याद रखना है सुमन्न राज। कौन सा है? सुमन्न राज। और दूसरा शासक याद रखना है तुष्टिकर। कौन सा है? राजा तुष्टिकर। 2 शासक के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी, जिसमें से बोलेंगे सुमन्न राज अपनी माता, कौन से? सुमन्न राज के बारे में मैं बता रहा हूं, कौसदेवी, कौसंभदे, सॉरी यार, इसका नाम थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा भेश्वरी है। कौसम देवी भेश्वरी, मतलब भेश्वरी ऐसा कुछ है। कैस्तु भेश्वरी, कैस्तु भेश्वरी, कैस्तु भेश्वरी है। इनका जो माता का नाम है वो कौन सा है? कैस्तु भेश्वरी, कैस्तु भेश्वरी। कौन सा नाम है? केस्तु भेश्वरी है। अलग अलग थोड़ा सा अजीब से प्रकार का नाम है ना, केस्तु भेश्वरी नाम है। कौन सा है? केस्तु, केस्तु, ये आधा सा ये है और उसके बाद ये है, केस्तु भेश्वरी है। ठीक है, तो केस्तु भेश्वरी देवी का ये क्या है? माता है। सॉरी, केस्तु भेश्वरी का पुत्र कौन है? सुमन्न राज, जो कि इनकी माता को बीमार हो जाता है, देह ज्वार की बीमारी हो जाता है। और देह ज्वार की जब बीमारी है तो इनको पीड़ा नहीं सह जाता, तो इस वजह से इनके जो पीड़ा है उसको, इसको समाप्त करने के लिए क्या करते हैं जी? दान में दे देते हैं देवभोग क्षेत्र को। स्पष्ट है जी। पर्वत द्वारक वंश, पर्वत को जो दान कर दे वो वंश को हम लोग कहते हैं पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपको और देखने को क्या मिलेगा? तुष्टिकर का, क्योंकि पर्वत द्वारक वंश को दान में दे दिया, ये देवभोग क्षेत्र जो पर्वत है उस क्षेत्र को दान में दे दिया, है ना, इस वजह से इसे पर्वत द्वारक वंश कहा गया। इसके बाद जो अगला शासक मिलते हैं तुष्टिकर, इस तुष्टिकर के बारे में आपको देखने को मिलेगा 13 सिंह ताम्रपत्र में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तार भ्रमक दान का उल्लेख देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तार भ्रमक, तार भ्रमक दान किया जाएगा। ये दो दान भ्रमक दान किएगा, ये भी पर्वत है जी, इनके भी बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो पर्वत द्वारक वंश के अंतर्गत 2 ही आपको याद रखना है, जिसमें से एक तो पूछेगा केस्तु भेश्वरी देवी कौन किसे संबंधित है, स्तंभेश्वरी देवी किसके उपासक हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 13 सिंह ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? तुष्टिकर से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्वत द्वारक वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्वत द्वारक वंश, और हम लोग पढ़ लिए राजर्षि तुल्य वंश। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सरबपुरी वंश। कौन सा वंश पढ़ते हैं? सरबपुरी वंश पढ़ते हैं, सरबपुरी वंश। ये जो सरबपुरी वंश है, इनका शासन काल अगर देखें तो इनका शासन काल आपको देखने को मिलेगा, शासन काल आपको देखने को मिलेगा 5वीं सदी से लेकर 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक। ठीक है,
5वीं से 6वीं सदी तक, 6वीं सदी तक देखने को मिलेगा जी। ठीक, इनके जो संस्थापक हुए हैं सरपुरी वंश के, उसके संस्थापक के रूप में आपको जानना है सराबराज, जिनके ही नाम पर आपको देखने को मिलेगा सरपुरी वंश। ठीक है, संस्थापक कौन है? संस्थापक आपको देखने को मिलेगा सरभराज, सरभराज। ठीक है, कौन सा है? सरभराज है जी। इनके नाम में ही स्पष्ट है, सरभराज, सरपुरी वंश। ठीक है, इस वंश को अन्य नाम के रूप में जाना जाता है अमरज कुल या फिर अमरार्य कुल। अन्य नाम है भी, इस वंश का अन्य नाम आपको याद रखना है, और वो वंश का नाम क्या आपको याद रखना है? अमरार्य कुल। कौन सा? अमरार्य कुल, या फिर इसी को ही हम लोग कह सकते हैं क्या? अमरज कुल। कौन सा कुल? अमरज कुल वंश। ठीक है, ये कहते हैं जी। तो सरपुरी वंश को अलग नाम से हम लोग जानते हैं, वो है अमरार्य कुल। ये प्रश्न में बन चुका है ये भी। ठीक है, ये क्या है? प्रश्न में बन चुका है। ठीक, जिसकी आपको राजधानी देखने को मिलेगा, राजधानी, राजधानी के रूप में आपको याद रखना है सरपुरी वंश के बारे में। तो इनके राजधानी याद रखना है, एक तो है सरभपुर। कौन सा है? सरभपुर, सरभपुर है। ये जो सरभपुर है, इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, कई इतिहासकार मानते हैं सारंगगढ़ को, सारंगगढ़ को मानते हैं, तो कई इसे मानते हैं, किसे? इसे मानते हैं संबलपुर को। किसे मानते हैं? संबलपुर को, संबलपुर को यहाँ पे शासन करता था, ऐसा करके मानते हैं। सारंगगढ़ या फिर संबलपुर को मानते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पहला राजधानी हो गया। दूसरी राजधानी आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? वो है प्रसन्नपुर। कौन सा है? प्रसन्नपुर है जी, प्रसन्नपुर। ये जो प्रसन्नपुर है, ये अभी वर्तमान का क्या है? मल्हार है। कौन सा है? मल्हार है। जिसको राजधानी बनाएगा कौन? प्रसन्न मात्र। कौन बनाएगा जी? प्रसन्न मात्र। और इसको बनाएगा, सरभपुर को बनाएगा कौन सा? सरभराज, सरभराज राजधानी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी राजधानी भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीपुर। कौन सा है? श्रीपुर। प्रवर राज प्रथम श्रीपुर का निर्माण करेंगे जी। कौन सा है? श्रीपुर। श्रीपुर नगर कौन बसाएंगे? वो बसाएगा प्रवर राज, जो कि अभी वर्तमान का सिरपुर है। कौन सा है? सिरपुर है जी। ये कौन बसाते हैं इसको? प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज प्रथम जी। ठीक, तो ये है क्या? इनके राजधानी। तीन राजधानी है, तीनों को मैं आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आपको समकालीन वंश के अंतर्गत आपको याद रखना है राजर्षि कुल वंश, मैं पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद याद रखना है सोमवंश को भी याद रखना है, क्योंकि 5वीं 6वीं से ये भी प्रारंभ होता है, और 5वीं से कौन प्रारंभ हो जाते हैं जी? पांडुवंश प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो सोमवंश भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाक्टक वंश भी देखने को मिलेगा, इन्हीं के ही समय में था जी वाक्टक वंश। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये जो सरपुरी वंश है, इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है इसके राजकीय चिन्ह। क्या याद रखना है? राजकीय चिन्ह। सबसे पहली बात, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। इनके जो राजकीय चिन्ह थे वो क्या था चिन्ह? तो राजकीय चिन्ह के रूप में आपको याद रखना है गजलक्ष्मी। कौन सा है? गजलक्ष्मी है। ठीक, गजलक्ष्मी। इनकी जो इनकी जो आपको देखने को मिलेगा धर्म, ये धर्म किनसे संबंधित था? जो सरपुरी वंश है, ये किनसे संबंधित है अगर पूछे, तो इनका जो धर्म है ये पूछे, तो इनका धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से। कौन से? वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म से संबंधित। किस धर्म से? वैष्णव धर्म के संबंधित थे जी। ठीक है, और ये किसके सामंत थे? तो ये सामंत थे वाक्टकों के। किसके सामंत थे जी? वाक्टक के सामंत थे। क्या थे? वाक्टक के सामंत थे।
इसके वाक्तक के सॉरी वाकटकों के क्या थे, ये सामंत थे। ठीक है, ये वंश के जितने भी शासक होंगे वो उपाधि धारण करेंगे और उस उपाधि का नाम रहेगा परम भागवत की उपाधि। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन सा वंश है, ये अगर पूछे तो वो याद रखना है आपको, सरकपुरीय वंश। ठीक है, परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं जी। ठीक है, राजयोगी, राजर्षि तुल्य वंश, परम भागवत, सरकपुरी वंश। ठीक, इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कहां से, भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से। इसके अलावा मल्हार ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा जी। ठीक है, जानकारी ये देखिए, जानकारी आपको पहला देखने को मिलेगा भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख, भानुगुप्त के एरण्य एरण्य अभिलेख। इसके अलावा और जानकारी आपको देखने को मिलेगा मल्हार ताम्रपत्र से। कौन से, मल्हार, मल्हार ताम्रपत्र से। इसके अलावा और भी जानकारी मिलेगा जी कुरुद ताम्रपत्र से। कहां से, कुरुद, कुरुद ताम्रपत्र से। और कुरुम ताम्रपत्र के अलावा आपको देखने को मिलेगा पीपर दूला, पीपर दूला ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, इनसे भी आपको जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इस वंश ने क्या किया है, तो इस वंश से संबंधित है स्थापत्य कला के रूप में देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि तालागांव में स्थित है। कौन से, स्थापत्य के रूप में आपको याद रखना है, किसे, स्थापत्य, स्थापत्य के रूप में आपको याद रखना है देवरानी जेठानी मंदिर। कौन सा मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। कौन सा, देवरानी जेठानी मंदिर को आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है जी। कहां पे बनेगा, तालागांव में, कहां पे, तालागांव में बनेगा जी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना आपको याद रखने की आवश्यकता ही है। तो चलिए भाई, हम लोग प्रथम शासक की ओर बढ़ते हैं और प्रथम शासक कौन है उसे हम लोग देखते हैं। तो प्रथम शासक के रूप में आपको याद रखना है सरभराज, सरभराज। ये क्या है, ये संस्थापक है जी। क्या है, ये संस्थापक है किस वंश के, सरभपुरी वंश के संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है सरभराज को, जिसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा सरभपुर। क्या देखने को मिलेगा, सरभपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र जो रहेगा वो शासक बनेगा और इसके पुत्र का नाम आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र सेन। कौन सा रहेगा, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नरेंद्र सेन के बाद जो अगला इनका जो पुत्र होगा, उत्तराधिकारी होगा, वो होगा प्रसन्न मात्र। कौन सा होगा, प्रसन्न मात्र होगा जी, प्रसन्न मात्र। यही जो प्रसन्न मात्र है ये क्या करेंगे, प्रशमपुर, राजधानी परिवर्तन कर देंगे प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर। और ये जो प्रसन्नपुर है, ये जो प्रसन्नपुर है ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्हार पे। कहां पे आ जाएगा, मल्हार पे आ जाएगा, नीला नदी के तट पे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। इसके बाद इनके पुत्र के रूप में आपको याद रखना है प्रसन्न मात्र का, जिसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा जयराज। कौन सा, एक देखने को मिलेगा जयराज, एक देखने को मिलेगा दुर्गराज, और एक देखने को मिलेगा आपको और नाम जिसको आपको याद रखना है मान मात्र। कौन सा, मान मात्र याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना जी। और इनके पुत्र के रूप में आपको याद रखना है तीन पुत्र इनके होते हैं, दुर्गराज, जयराज, मान मात्र के तीन पुत्र होते हैं। और इस तीन पुत्र का क्या नाम है जी, तो इन तीनों पुत्र को रूप में आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पुत्र का नाम है सुदेवराज। कौन सा राज, सुदेवराज, सुदेव राज है पहला पुत्र का नाम, सुदेवराज। दूसरे पुत्र के रूप में आपको याद रखना है प्रवर राज प्रथम। कौन सा है, प्रवर, प्रवर राज प्रथम। कौन सा है, प्रवर राज प्रथम है। दूसरे, तीसरे नंबर के पुत्र के रूप में आपको याद रखना है व्याघ्र राज। कौन सा, व्याघ्र राज। अब आपको यहां पे डाउट हो जाएगा कि सर व्याघ्र राज तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं,
वो व्याघ्र राज अलग है नलवंश का, जिसको मारेगा कौन, जिसकी हत्या कौन करेगा, समुद्रगुप्त करेगा और व्याघ्र की उपाधि धारण करेगा। ये व्याघ्र और वो व्याघ्र राज में अंतर है जी। ठीक है, ये कौन से वंश का है, ये सरबपुरी वंश का है। ठीक, सुदेवराज क्या है जी, इनके बारे में शिलालेख है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जिसमें ये बताएंगे कि ये जो साम्राज्य का विभाजन करेंगे और अपने इनके ही पुत्री है या फिर बहन है, इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, कहीं कहीं पे इनकी पुत्री भी कहे जाते हैं, कहीं पे इनके बहन भी कहे जाते हैं, जिनका विवाह आपको कर देगा पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश के इंद्र बल के साथ कर देगा। ठीक है, तो इंद्र बल के साथ क्या करेगा, विवाह कर देगा अपनी पुत्री का, पुत्री या फिर बहन जो भी है, पुत्री या फिर बहन, बहन जिनका नाम है लोका प्रकाशा, क्या नाम है, लोक प्रकाशा, लोक प्रकाशा नाम है। इस लोक प्रकाशा का विवाह हो जाएगा किसके साथ, विवाह हो जाएगा इंद्र बल के साथ, इंद्र बल के साथ। ये शासक है यहाँ के, ये शासक है मैकल के, मैकल के पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश से यह संबंधित था। इस वजह से अब ये क्या होगा जी, विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन करेगा। जब विभाजन करेगा तब ये कहां पे, इनके जो भाई हैं ये प्रवरराज प्रथम है, प्रवरराज प्रथम को सिरपुर क्षेत्र मिल जाएगा, कौन से, सिरपुर क्षेत्र मिल जाएगा महानदी के दक्षिण में, महानदी के जो दक्षिण है उस क्षेत्र को, सिरपुर क्षेत्र को, सिरपुर क्षेत्र को मिल जाएगा किसे, प्रवरराज प्रथम को। व्याघ्रराज को आपको दे देगा कौन सा, प्रसन्नपुर, और उस प्रसन्नपुर का नाम है मल्हार, कौन सा है, प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर, ये मिल जाएगा जी। ठीक है, और जो मुख्य शाखा है सरबपुर, सरबराज की, वो है सरबपुर, उसको रख लेगा कौन, सुदेवराज। ठीक है, तो सरबपुर को कौन मिल जाएगा, सरबपुर मिल जाएगा, सरबपुर मिल जाएगा किसे, सरबपुर मिल जाएगा सुदेवराज को। और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी है वो कौन, किसे नियुक्त कर देगा, इंद्रबल को कर देगा, कौन कर देगा जी, सुदेवराज, कौन करा है, सुदेवराज किया है। तो सुदेवराज क्या होगा, अगला शासक ये हो गया सुदेवराज, इंद्रबल हो गया, तो इंद्रबल हो गया सरबपुर का, इस वजह से ये क्या करेंगे, ये नाखुश हो जाएगा इनका भाई, और जाहिर सी बात है हमको देना था भाई, आपने तो दमान को दे दिया, तो ये बोलेंगे कौन, प्रवर राज और व्याघ्रराज। तो सुदेवराज की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि इनके ही सामंत थे जी, क्या है, इनके ही सामंत थे, जो कि सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में ये नियुक्त थे इंद्रबल, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, अब प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज इनके ऊपर आक्रमण करेगा, इंद्रबल के ऊपर आक्रमण करेगा, और इंद्रबल क्या करेंगे, इंद्रबल पर इन लोगों को क्या करेंगे जी, पराजित कर देंगे। जब पराजित करेंगे तो ये क्या होगा, जब पराजित करेंगे तो इनके जो वंश है इसको समाप्त कर देगा कौन, इंद्रबल कर देगा। और प्रवरराज प्रथम के जो पुत्र होंगे उसका नाम है प्रवरराज द्वितीय, कौन सा है, प्रवरराज द्वितीय। इनका मृत्यु कौन कर देगा जी, इंद्रबल कर देगा, कौन कर देगा, इंद्रबल कर देगा। तो ये क्या होंगे, ये अंतिम शासक होंगे। तो सरबपुरी वंश का, सरबपुरी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है जी, वो है प्रवरराज द्वितीय है, अंतिम शासक। ठीक है, ये हो गया। ठीक साथियों, तो इतना आपको समझ में आ गया किस प्रकार का ये घटना घट रही है। ठीक है, क्यों यहाँ पे पांडुवंश आएगा, अब देखिए, अब पांडुवंश यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया, आ गया। तो सरबपुरी वंश ये क्या है, ओवरव्यू तरीके के साथ आप लोगों को मैं बताया हूं। अब क्या क्या घटना घटी है, जो कि प्रमुख शासक के रूप में संस्थापक हैं वो क्या किया है, नरेंद्र सेन ने क्या किया है, प्रसन्न मातरम ने क्या किया है, क्या स्थापत्य क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूर्णतः क्या करते हैं हम लोग, सभी को बारी बारी करके हम लोग एक एक करके सभी राजवंश को, सभी शासकों को हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए सरभराज से प्रारंभ करते हैं, किसे, सरभराज से। पहला शासक कौन करे है जी, पहला शासक है सरभराज, सरभराज है। अब सरभराज के बारे में क्या याद रखना है, ये संस्थापक हैं किस वंश के, सरबपुरी वंश के संस्थापक है, संस्थापक है, क्या है, सरबपुरी वंश के संस्थापक हैं जी। ठीक है, और वाकटों के क्या है, ये सामंत हैं, क्या है, वाकटक के सामंत हैं, वाकटक के क्या है, सामंत हैं।
थे। जब वाक्टकों का क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तब इस समय क्या करेंगे, सरफराज जब सामंत थे तो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। जब वाक्टकों का क्या होता है, संघर्ष होता है, तब ये क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे और अपनी राजधानी के रूप में क्या बनाएंगे, सरभपुर को बना लेंगे। ठीक है जी। तो इनकी जो राजधानी है, राजधानी बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, सरभपुर बनेगा। कौन बनेगा, सरभपुर बनेगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। और इनकी जो भाषा है, प्रशासनिक जो भाषा है, इनकी भाषा पाली के बदले, पाली जो था उसके बदले में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, जो भी राजकाज होगा वो संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में होगा। ये कौन किया, ये किया है सरफराज। ठीक है, इसकी जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलेगा जी, इनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा भानुगुप्त के, भानुगुप्त के एरण्य, एरण्य अभिलेख में। चलिए मुझे बताइए, सती होने का प्रथम प्रमाण कौन देता है, सती होने का प्रमाण, प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण ये कौन देता है, इसको बताइएगा। ठीक है, साथ साथ ये मैं बता दूं, ये जो भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख है, इसमें ये बताता है कि इसमें एक सेनापति थे। कौन था जी, एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। क्या था, गोपराज था। ये जो गोपराज है, गोपराज है, इनकी जो पत्नी है, जब गोपराज की मृत्यु होती है तो इनकी पत्नी सती हो जाती है। और वो जो सती होती हैं, उसकी जो पत्नी, सॉरी, उनके जो पति हैं गोपराज, वो किसके नाना है, वो सरभराज उनके नाना है। गोपराज के नाना कौन है, सरभराज से, जिसकी जानकारी कौन देता है, भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख देता है जी। ठीक है, तो इसमें उनका क्या देखने को मिल रहा है, लिंक देखने को मिल रहा है जी। ठीक है, जो गोपराज है सेनापति है, और उस सेनापति का मृत्यु हो जाता है, और उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सती हो जाती है, जिनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा गोपराज के माध्यम से। तो गोपराज क्या है, गोपराज सरभपुरी वंश के जो राजा है सरभराज, उनसे संबंधित है जी। ये गोपराज के क्या है, नाना है। क्या है, गोपराज के नाना है, गोपराज के नाना है। कौन नाना है साथियों, सरभराज नाना है, ये है जी। तो सरभराज क्या है, इनके नाना है। तो इनकी पुत्री कौन हुई, जो सती हुआ है वो इनकी पत्नी है। ठीक है, जो पुत्री कौन है, सॉरी पत्नी बोल दिया हूं ना मैं, तो गोपराज इनके नाना है ऐसा बोल रहा हूं। तो जो सती हुई है, वो सती हुई है, सेनापति के जो पत्नी है वो सती हुई है, ये किसके पुत्री है, ये पुत्री है सरभराज के। ठीक है जी, ये है लिंक करना, इतिहास लिंक करना ही है। कोई भी साक्ष्य मिलते हैं उसे लिंक करके ही हम लोग पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला शासक देखते हैं, वो है राजा नरेंद्र। कौन है, राजा नरेंद्र। नरेंद्र, नरेंद्र के बारे में क्या जानकारी देखने को मिलता है, कि यह देखने को मिलता है कि यह परम भागवत की उपाधि धारण किया, वैष्णव धर्म को ये अपनाया, वैष्णव धर्म से ही संबंधित है ये सब, है ना। तो ये जानकारी हमें देखने को मिलेगा कहां से, पीपर दुलत ताम्रपत्र से। कहां से देखने को मिलेगा, साक्ष्य में देखने को मिलेगा पीपर दुलत ताम्रपत्र से, पीपर दूला ताम्रपत्र। कहां से, पीपर दूला ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा जी। ये जो पीपर दूला ताम्रपत्र है, ये कहां पे है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में है। ठीक है, सारंगगढ़ में देखने को मिला है, जो कि अपने शासन काल के अंतर्गत तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में क्या करेगा जी, तीसरे वर्ष में जारी करेगा, अपने शासन अवधि के तीसरे वर्ष में यह जारी करेगा। और 24वें वर्ष में जारी करेगा कुरुद ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र, पहला ये हो गया, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र। ये आपको देखने को मिलेगा अपने शासन काल का 24वें वर्ष में, 24वें वर्ष में जारी कराएगा जी। ठीक है, कुरुद ताम्रपत्र में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रवान ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र, रवान, रवान ताम्रपत्र।
ये जो रवान ताम्रपत्र है, ये जो रवान ताम्रपत्र है, इसमें अपने आप को ये क्या करेगा, उपाधि धारण करवा देगा, किसकी, परम भागवत की। क्या करेगा, परम भागवत, इसकी उपाधि ले लेगा। जो किसमें कहेगा, खुद को परम भागवत कहेगा, किसमें, वो कहेगा रवान ताम्रपत्र में। ठीक है, ये था राजा नरेंद्र के बारे में। ठीक है, अब इसका पुत्र आपको देखने को मिलेगा प्रसन्न मात्रा। कौन सा है, प्रसन्न मात्रा है। ये जो प्रसन्न मात्रा है, यह अपने वंश का क्या है जी, सबसे प्रतापी शासक है प्रसन्न मात्रा। प्रसन्न मात्रा क्या है, अपने राजवंश का सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक है, वो है प्रसन्न मात्रा। ये क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेगा, ये अपनी शहर बसाएगा। क्या बसाएगा, शहर बसाएगा। और शहर क्या रहेगा, प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर रहेगा। क्या रहेगा, प्रसन्नपुर रहेगा। ठीक है, जो कि प्रसन्नपुर है अभी वर्तमान का मल्हार। कौन सा है, मल्हार है जी, अभी वर्तमान का मल्हार है। ठीक है, जो कि लीलागढ़ नदी के तट पे क्या करेंगे, लीलागढ़ नदी के तट पे स्थापित करेंगे जी। ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बनाएगा। क्या बनाएगा, इसे अपनी राजधानी कौन बनाएगा, तो राजधानी रहेगा प्रसन्नपुर। कौन रहेगा, प्रसन्नपुर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, ये क्या करेंगे, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली है तो ये क्या करेगा, सिक्के का प्रचलन करेगा। तो सिक्के का जब प्रचलन करेगा, तो इसमें सिक्के बनवाने के लिए, मल्हार में सिक्के बनाने के लिए टकसाल का निर्माण करवाएगा, जिसमें ये क्या करेंगे, वृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कराएंगे। क्या करेगा, स्वर्ण सिक्के का, स्वर्ण सिक्के का बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चलाएंगे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली है तो कुछ ना, ऐसा ही थोड़ी ना हल्का मुल्का में मेरे को थोड़ी ना लेगा। कौन कहेगा, प्रसन्न मात्रा कहेगा। ठीक है जी, ये हो गया प्रसन्न मात्रा। और प्रसन्न मात्रा के अलावा आपको और क्या याद रखना है, तो प्रसन्न मात्रा के अलावा आपको याद रखना है, इनके जो साम्राज्य है, क्या है, इनके जो साम्राज्य है जी, साम्राज्य। अब साम्राज्य के अंतर्गत आपको याद रखना है, इनके जो साम्राज्य है, यह कटक, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। कटक से लेकर चांदा, चांदा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, वहां तक इनका क्या है, साम्राज्य फैला हुआ था। इनका जो साम्राज्य है वो कहां तक था, कटक से लेकर, कटक से लेकर आपको देखने को मिलेगा चांदा। चांदा महाराष्ट्र में है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, यहां तक आपको देखने को मिलेगा जी। और ये जो सिक्के चलवाए हैं, उस सिक्के में क्या अंकित देखने को मिलेगा, तो सिक्के में आपको देखने को मिलेगा क्या जी, सिक्के में अंकित क्या है, तो सिक्के में अंकित आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा गरुड़ और शंख के चित्र। क्या देखने को मिलेगा, गरुड़, गरुड़ और शंख के चित्र, शंख के चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि संबंधित किसे है, वैष्णव जी से है, किसे है, विष्णु जी से है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, इनके साक्ष्य। तो साक्ष्य के रूप में आपको सिक्का प्राप्त होगा। कितने सिक्के, 116 सिक्के, कुल 116 सिक्के मिले हैं जी, 116 सिक्के मिले हैं। ठीक है, कितने, 116 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना, जो जेठानी मंदिर है, जो जेठानी मंदिर है, वो इनके ही शासनकाल के अंतर्गत बना था जी। चलिए भाई, स्थापत्य भी लिख लीजिए, स्थापत्य, स्थापत्य के अंतर्गत जेठानी मंदिर, जेठानी मंदिर याद रख लीजिए। ठीक, ये है जी। और इन्हीं के ही पुत्र आपको नजर आएंगे, जयराज, दुर्गराज, मानमात्रा। ठीक है, तो जयराज, दुर्गराज, मानमात्रा आपको इन्हीं के ही पुत्र हैं। तो अगला जो शासक रहेगा वो कौन रहेगा, जयराज रहेगा, दुर्गराज रहेगा, मानमात्रा एक ही शासक का नाम है। जयराज, दुर्गराज, मानराज, मानमात्रा एक ही राजा का नाम है, जिसका नाम क्या आपको देखने को मिलेगा, दुर्गराज, दुर्गराज, जयराज, मानमात्रा, ये है।
ठीक है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये भी क्या करेंगे, परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है। और इस राजा की जानकारी आपको देखने को मिलेगा मल्हार ताम्रपत्र से। इसे मल्हार मल्हार ताम्रपत्र से, मल्हार ताम्रपत्र से इस राजा की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये बताएंगे, इस अभिलेख में ये बताएंगे कि इन्होंने मुंगेली को एक तहसील बनवाया। क्या किया, मुंगेली को तहसील बनवाया जी। इसमें ये कहेंगे कि ये मुंगेली जो है, मुंगेली, उसको क्या करेंगे, तहसील तहसील बनवाएंगे। ये कहता है, मतलब बनवाने के लिए दान में दिए थे। क्या किए थे, भूमि दान में दिए थे जी। ठीक है, भूमि को दान में दिए थे। और किसे दिए थे, विष्णु स्वामी को। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा और क्या, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तारांग, कौन से, अगला जो ताम्रपत्र है वो देखने को मिलेगा आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र। और आरंग ताम्रपत्र में क्या कहता है जी, इसमें ये बताए हैं कि जो सरबपुर है, जो सरबपुर हैं उनके क्या करेंगे, प्रशासन के बारे में बताएंगे, शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। जिसमें ये बताएंगे कि प्रत्यक्ष जो शासन है वो सरबपुर में किया करते थे और पूर्वी राष्ट्र संबलपुर को माना गया था। किसमें बताते थे, आरंग ताम्रपत्र में बता रहे हैं। ठीक है, तो अपनी राजधानी को बता रहे हैं क्या, सरबपुर बता रहे हैं, और पूर्वी हिस्सा मान रहे हैं राष्ट्र संबलपुर को, मतलब हमारा सारंगगढ़ ही क्या है, इनका राजधानी रहा है जी। ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कौवा ताल अभिलेख। कौन सा है, कौवा, ये पहला हो गया मल्हार, ये दूसरा हो गया आरंग, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौवा ताल, कौवा ताल अभिलेख। और इसमें क्या जानकारी मिलता है कौवा ताल अभिलेख में, इसमें जानकारी देखने को मिलेगा कि जयराज जो नाम है उन्हीं का ही नाम आपको देखने को मिलेगा दुर्गराज, जयराज के बजाय दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। जिसमें ये कहेंगे ये जो दुर्गराज है ये क्या करे हैं जी, यह दुर्ग शहर की स्थापना किए हैं। ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। लेकिन कई इतिहासकार इनसे असहमत है कि यह दुर्गराज, दुर्ग शहर नहीं बसाया करते। ठीक है। और इनकी जो मुद्रा है वो गज लक्ष्मी का अंकन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, गज लक्ष्मी देखने को मिलेगा जी, दुर्गराज के गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। और इनके तीन पुत्र थे, कौन कौन सा, सुदेव राज, प्रवर राज और व्याघ्र राज। कौन कौन सा, सुदेव राज, प्रवर राज और व्याघ्र राज। जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था सुदेव राज। और सुदेव राज के बारे में यह जानकारी मिलता है सिरपुर से, सिरपुर से जानकारी मिलता है, और जिसमें ये बताएंगे कितने ताम्रपत्र जी, पूरे पूरे 8 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सुदेवराज, सुदेवराज के बारे में आपको देखने को मिलेगा सिरपुर से, सिरपुर से कुल कितने ताम्रपत्र, 8 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा। सिरपुर से 8 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा। कितने ताम्रपत्र, 8 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा जी। ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 6 ताम्रपत्र संबलपुर से, सॉरी संबलपुर से बोल रहा हूं, सरबपुर से देखने को मिलेगा। कहां से, सरबपुर से देखने को मिलेगा। ठीक है। इनकी जो जानकारी है वो किससे मिलते हैं, वो मिलते हैं सिरपुर से। ठीक है। इनकी जो कुल, इनकी जो कुल आपको ताम्रपत्र देखने को मिलेगा वो है 8 प्रकार, 8 ताम्रपत्र, जिसमें से सिरपुर से 6 ताम्रपत्र। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये 6 ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेगा सिरपुर से जी, सॉरी 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 सॉरी, 6 ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेगा सरबपुर से। इनके कुल जो कुल जानकारी है इसमें से आपको देखने को मिलेगा कुल 8 ताम्रपत्र, 8 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा, 8 ताम्रपत्र, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा 8 ताम्रपत्र में से आपको देखने को मिलेगा सरबपुर, सरबपुर से 6 ताम्रपत्र, और आपको देखने को मिलेगा सिरपुर से, सिरपुर से आपको देखने को मिलेगा 2 ताम्रपत्र।
कितने ताम्रपत्र? 2 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से ये लिखा हुआ है कि सुदेवराज हैं, सुदेवराज अपने अपनी पुत्री या फिर बहन, दोनों उल्लेखित नहीं है ना, तो पुत्री और बहन इनका विवाह किसके साथ करेंगे जी? पांडुवंशी शासक इंद्रबल के साथ करेंगे। इसके पुत्री या बहन का क्या नाम था? तो इनके पुत्री पुत्री का क्या नाम था जी? तो इनकी पुत्री को आपको याद रखना है, लोका प्रकाशा, लोका प्रकाशा, जिसका विवाह कर देंगे किसके साथ? पांडुवंशी, पांडुवंशी शासक इंद्रबल के साथ, इंद्रबल के साथ विवाह कर देंगे, जो कि सामंत है सुदेवराज का। क्या है? सामंत है सुदेवराज का। तो किसे सुदेवराज ने सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में रखा, उपाधि दिया था, वो कौन था? सुदेवराज था। ठीक है जी, किसे सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में इतिहास में देखा गया है, वो है इंद्रबल। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको कौवा ताल अभिलेख से, धमतरी के ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा, धमतरी के कुरुत ताम्रपत्र से। ठीक है साथियों, ये है जी इस सुदेवराज के बारे में। और ये क्या करेंगे? अपने साम्राज्य का विभाजन भी करेंगे, जिसमें से प्रवरराज प्रथम को क्या देंगे जी? प्रवरराज प्रथम को दे देंगे। ठीक है, कहां पे दे देंगे? उसको दे देंगे सिरपुर। चलिए भाई, अब अगला देखते हैं, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज को कहां पे दे देंगे? इसकी राजधानी क्या होगी? तो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा क्या जी? सिरपुर। कौन सा है? सिरपुर हो गया। ठीक है, जो कि द्वितीय राजधानी है। ठीक है जी, अब व्याघ्रराज को प्रसन्नपुर दे देगा। कौन सा दे देगा? व्याघ्रराज को प्रसन्नपुर दे देगा, व्याघ्रराज को प्रसन्नपुर दे देगा, प्रसन्नपुर दे देगा। ये प्रसन्नपुर ही क्या है? मल्हार है। ठीक है, और इनका श्रीपुर के नाम से उल्लेखित है। ठीक, इतना हमको पता चल गया साथियों। अब इसके बाद और क्या है? मेन शाखा को रखा गया था सुदेवराज, उसके उत्तराधिकारी बना दिया थे इंद्रबल को। इन दोनों को क्या है? जमा नहीं, हमें देना था जी, कोई अपने दमान को थोड़ी ना देता है साम्राज्य। ये आक्रमण करेंगे किसके ऊपर? इंद्रबल के ऊपर, इंद्रबल के ऊपर। और इंद्रबल सामंत था जी सुदेवराज का, ये प्रतापी था ये भी। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों को निपटा देंगे, और निपटाने के बाद जो प्रवरराज प्रथम है, इसके जो पुत्र है वो है प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय, इसको भी खत्म कर देंगे। और खत्म करने के बाद इंद्रबल क्या करेंगे? एक नए वंश का, एक नए वंश का क्या करेंगे? स्थापना करेंगे, और उस वंश का क्या नाम रखेंगे? सोमवंश, सोमवंश याद रखो। कहाँ के? सिरपुर के। कहाँ के जी? सिरपुर के, सिरपुर के सोमवंश, सोमवंश, या फिर सिरपुर के पांडुवंश कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी मिलता है। और ये जो पांडुवंश है, ये सोमवंश है, इसमें से हम लोग देखेंगे मैकल के पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश। पहले हम लोग कहां पे था जी? ये इंद्रबल कहां का था? ये इंद्रबल आपको देखने को मिलेगा मैकल के पांडुवंश के अंतर्गत, वहीं के थे। इनके जो पूर्वज है वो कहां पे थे? मैकल पे था। और मैकल के बाद ये क्या होंगे? और मैकल से कहां पे आएगा? सिरपुर आएगा। तो सिरपुर के पांडुवंश यहाँ पे कहलाएंगे। और सिरपुर में जब आक्रमण होगा, तब जब कलचुरी वंश का आक्रमण होगा, तो ये कहां पे चले जाएंगे जी? ये चले जाएंगे अब उड़ीसा की ओर। और उड़ीसा में जब चले जाएंगे, तो उड़ीसा में भी आप लोगों को आक्रमण करने को देखने को मिल जाएगा, अनंतमार्गन चोरगन का देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे से भी भग जाते हैं जी, उसके बाद सीधा कांकेर में दिखाई देता है। तो ये है जी, क्या आपको देखने को मिलेगा? सरपुरी वंश। ठीक है साथियों, तो 1 घंटा 9 मिनट भी हो गया, बहुत अच्छे समय के साथ हम लोग समाप्त कर दिए। कल की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? पांडुवंश पढ़ेंगे, सोमवंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल ही हम लोग बाण वंश को भी पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, एक अभी जाते जाते खत्म कर दीजिए, एक वंश शैल वंश। शैल वंश संबंधित है दुर्ग जिले से, दुर्ग जिले में ही शैल वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सूर्यवर्मन आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, बस शैल वंश खत्म।
क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से उसको ज्यादा देखने को अंतर्गत नहीं मिलेगा जी। ठीक है साथियों, तो हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, कल पढ़ेंगे हम लोग सोमवंश पढ़ेंगे, बाणवंश पढ़ेंगे, और बाणवंश सोमवंश को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।